हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम डिस्कस करेंगे आज आपके साथ आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है हमारा रेलवे पार और टारगेट है 40 आउट ऑफ 40। ये जो क्वेश्चन पेपर है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी का 3 अप्रैल 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है और इसको हमने कोट किया है पेपर सेट 11 से। और इस जो क्वेश्चन पेपर होगा इसकी जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी में रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो है विटामिन 1B12, यानी कि ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं जो भी क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें विटामिन से एक ना एक क्वेश्चन बनता है, या तो उसका साइंटिफिक नेम होगा या फिर उनसे रिलेटेड जो भी बीमारी होती है उसके बारे में पूछा जाता है। तो जो विटामिन्स हैं इसके बारे में हम यदि डिस्कस करें आपके साथ, तो जो विटामिन है विटामिन ए, बी को हम अभी साइड में रखते हैं क्योंकि बी के भी सेपरेट पार्ट्स अलग अलग हैं, इसको भी काफ़ी पार्ट्स में बांटा गया है। विटामिन ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद देखते हैं विटामिन सी, विटामिन डी और ई एंड के। ये विटामिन्स हैं जो कि अब इनके जो साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं, तो विटामिन ए से रेटिनॉल, विटामिन सी से एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन जो डी है उससे होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई से टोकोफेरॉल और विटामिन के से होते हैं नेप्थोक्यूनॉन, नेप्थोक्यूनॉन, नेप्थोक्यूनॉन। ये हैं विटामिन ए सी डी ई और के साइंटिफिक नेम। अब इसको आप किस तरीके से याद रखते हैं, ट्रिक भी इसके लिए हम दे सकते हैं आपके लिए। ये है रेस टू नेपाल, रेस टू नेपाल, ये एक ट्रिक है। रेस आर से हो जाएगा रेटिनॉल, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, सी से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ई से क्या हो जाएगा, टी से सीई जो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, फिर टी से टोकोफेरॉल हो जाएगा और एन से हो जाएगा क्या, नेफ्थोक्यूनॉन। तो ये हो जाएगा रेस टू नेपाल जो विटामिन हैं इनके लिए। अब विटामिन बी के बारे में बात करें तो इसके B1, B2, B3, फिर आता है B4 नहीं होगा, B5, B6 एंड B7, उसके बाद B8 नहीं होगा, B9 होगा और 10 एंड 11 नहीं होगा, B12 होगा। तो ये विटामिन बी है। अब इसके भी साइंटिफिक नेम है विटामिन B1, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियाकिन, पेंटानो एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, इसको पायरोडिक्सिन बोलते हैं, B6 को, B7 को बोलते हैं बायोटिन, B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड और B12 को बोलते हैं कोबालामिन। तो इतने जो साइंटिफिक नेम है इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप याद रखें। ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। विटामिन डी हमने देख ही लिया है, कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन ए का रेटिनॉल, जिससे कि रतौंधी नामक जो रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इसके भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबरी कार्तिक कौन है? तो सबरी कार्तिक एक प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति के बारे में आपको बताना है। तो बात करें मकर संक्रांति की, ये हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। जो मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भी इसको मनाया जाता है। भारत के साथ साथ नेपाल में भी कई जगह इसको मनाया जाता है किसी ना किसी रूप में। अब इसके बारे में बात करें, इसको जो पौष मास होता है, कौन सा? पौष, पौष मास जो होता है उसमें जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस पर्व को मनाया जाता है। और वर्तमान में इस त्यौहार को जनवरी जो होता है उसके 14वें या फिर 15वें दिन पर मनाया जाता है। जनवरी 14 या जनवरी 15 को मनाया जाता है। और इस दिन जो सूर्य होता है धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति नाम दिया गया है। अब इसके जो
कुछ कुछ राज्य में इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, जैसे कि तमिलनाडु में इसे पोंगल नाम से इस उत्सव को मनाया जाता है, जबकि कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति नामक त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। और कहीं कहीं इसको उत्तरायणी भी कहते हैं, जैसे कि गुजरात वगैरह में इसको उत्तरायण के तौर पर मनाया जाता है। पर यह एक अफवाह है, क्योंकि उत्तरायण भी इसी दिन होता है, किंतु मकर संक्रांति उत्तरायण से भिन्न है। अब ये जो ऑप्शन है इनसे ये मेल नहीं खाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ऑल कैंडिडेट्स के लिए इग्नोर किया गया था। तो मकर संक्रांति के बारे में आप जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन में के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो जो 1610 में गैलीलियो गैलीली के द्वारा एक खोज की गई थी गैलीलियन की, जिसमें कि चंद्रमाओं की संख्या थी 4, ही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? देखिए, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, ये सभी को पता होगा, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो C/5 इक्वल्स टू F-32/9 इक्वल्स टू R/4 इक्वल्स टू A-273/5। तो ये एक फॉर्मूला है। अब इसको किसी भी दो वैल्यू से आप निकाल सकते हैं, यानी कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालना है तो इन दो से निकाल सकते हैं, और इसके अलावा भी आप निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना है C/5 इक्वल्स टू F-32/9, यानी कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालना है। इसमें बोला गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि C का मान 0 दिया गया है, अपॉन 5 इक्वल्स टू F-32/9, यानी कि F-32 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, और यहाँ से F इक्वल्स टू आ जाएगा 32 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जो 0 डिग्री होगा, इसमें कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इस फॉर्मूला को। इससे केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, रैंकाइन, आर से हो जाएगा, तो इनमें आप रिलेशन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो जो भारतीय मुद्रा के नोट हैं ये नासिक में छपते हैं, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि श्रीलंका की राजधानी में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। श्रीलंका के बारे में हम बात करें तो इसकी कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ये दोनों ही इसकी कैपिटल मानी जाती हैं। अब इसकी जो ऑफिशियल कैपिटल मानी जाती है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के नाम से जाना जाता है, और यही श्रीलंका की क्या है? एक्चुअल कैपिटल है। जो कोलंबो है वो इकोनॉमिक, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल मानी जाती है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी कला क्या है? जो मधुबनी है एक प्लेस है, कहाँ पर? बिहार में। और मधुबनी जो कला है बिहार में प्रचलित लोक कला है, ये सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो जो सोने का मूल्य है ये लंदन में निर्धारित किया जाता है, इसकी वैल्यू जो रहती है लंदन में इसको निर्धारित किया जाता है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और लंदन किसका कैपिटल है? इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो पहली महिला थी जुनको तबी। जुनको तबी पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बनी थी। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला वर्ल्ड में कौन है? जुनको तबी। और ये कहाँ की हैं? जापानीज हैं, जापानीज माउंटेनर हैं, और ये पहली महिला हैं जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। अब वहीं बात करें पहली भारतीय महिला पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। और जो अरुणिमा सिन्हा हैं, ये एक अपंग हैं,
अपंग हैं और ये वर्ल्ड की पहली अपंग महिला हैं जिनको माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ये पहुंची हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहली महिला कौन है वर्ल्ड में जिनको तभी, और ये कहाँ की है, जापान की। बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है साइवेरियाई आईवेक्स। साइवेरियन आईवेक्स क्या है, तो ये एक बड़ी और भारी बकरियां होती हैं। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। या फिर उनको बोला जाए जो जंगली बकरियां होती हैं, जंगली बकरियां होती हैं वो हैं ये। और जो शीत मरुस्थल चट्टानी जो दृश्य भूमि होती है, तीव्र ढाल के क्षेत्र जो होते हैं, उच्च समतल भूमि, पर्वतीय कगार, ये पहाड़ों, यहाँ पर इनका निवास होता है। इनको कहा जाता है साइबेरियन आइबेक्स। बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब 2015 के ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से तो आइसलैंड टॉप पर है, पर 2020 के बारे में बात करें तो इसमें भी जो आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है, पोर्चुगल, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क, ये मोस्ट पीसफुल कंट्रीज हैं। वहीं बात करें लीस्ट पीसफुल, यानी कि सबसे जहां पर अशांति रहती है, वो उनमें आते हैं अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और साउथ सूडान। और बात करें यमन, ये सब आते हैं लीस्ट पीसफुल कंट्रीज में। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है माले किस देश की राजधानी है, तो माले है मालदीव की राजधानी। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और वहीं इसकी करेंसी की बात करें तो मालदीवियन रुपया इसका करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम इब्राहिम मोहम्मद सोले, इब्राहिम मोहम्मद सोले इसके हैं प्रेसिडेंट। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है साथ में। सी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है प्लेनेट 9। प्लेनेट 9 क्या है, ये एक तरफ का भारी और सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है प्लेनेट 9। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जो प्लेनेट 9 है इसको नौवा ग्रह माना गया है। और ये इसको बताया गया है जो सौरमंडल है इसके, हमारे जो सौरमंडल है उसके बाहरी भाग में इसको जो बर्फीला ग्रह है इसको कहा गया है। और इसका जो द्रव्यमान है, मास है, हमारी पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा है, 10 गुना अधिक है। ये है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये तो इसका हो गया केमिकल नाम। और इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो N2O इसका है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही विजय होती है। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडो उपनिषद से इसको लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है युगांडा की राजधानी का नाम क्या है, तो युगांडा जो है इसकी राजधानी है कंपाला। आपको राजधानी से रिलेटेड भी एक ना एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। तो राजधानी के नाम जो करंट में यूज़ होती हैं जो भी कंट्री, उनकी राजधानी के नाम, उनकी करेंसी और साथ में उनके प्रेसिडेंट के नाम आपको याद करने होंगे। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं, तो जो पंचतंत्र कथाएं हैं ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित हैं, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये जो पंचतंत्र दंत कथाएं जो हैं ये नीति पुस्तक है, जो नीति शास्त्र होता है उसके लिए ये पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑक्सीकरण एक प्रतिक्रिया है, उसमें निम्नलिखित में से क्या होता है, तो जो ऑक्सीकरण होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 है भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है, तो भारत की जो सबसे लंबी दूरी रेलगाड़ी है ये चलती है डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, ये है असम में।
असम में है डिब्रूगढ़, और कन्याकुमारी सबको पता ही है तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। तो ये असम से तमिलनाडु तक ये जो ट्रेन है ये कवर करती है। तो सबसे लंबी है ट्रेन ये, जो सबसे लंबी दूरी को कवर करती है। ई इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है आर्क्रीपेलागो। आर्क्रीपेलागो ये क्या है? आर्क्रीपेलागो एक द्वीपों का समूह है, श्रृंखला है, संघ, या इसको कहें संग्रह, यानी कि एक ये ग्रुप है, इसको ग्रुप बोलेंगे आर्कीपेलागो। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो 2015 में जो विश्व व्यापार संगठन है इसमें 144वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान शामिल हुआ था। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो विश्व व्यापार जो विश्व व्यापार संगठन है, यानी कि इसको बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका है हेड क्वार्टर, और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1995 में। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। अफगानिस्तान 2015 में इसका 144वें सदस्य के रूप में ऐड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्टर, इसको रिचर पैमाने या फिर रिचर स्केल भी बोला जाता है। रिचर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, ये आपको काटना है। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर या चार्ल्स रिचर और गुटनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। तो ये सही है, जो रिचर स्केल है ये चार्ल्स रिक्टर और गेटेनबर्ग द्वारा विकसित की गई थी। यह एक लघु लघु गणकीय पैमाना है, तो ये भी करेक्ट है। जो लॉगरिथमिक स्केल होती है उस पर ये आधारित होती है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। तो सही है, जो भूकंप आता है ये रिचर स्केल से ही हम नापते हैं। रिचर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। तो ये हो जाता है गलत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। जो 8 से 9 की तीव्रता जो होगी ये तो बहुत ज़्यादा अधिक, मतलब कि जो भारी तूफान में काउंट होगा। जो हल्के तूफान 1 से 3 या 5 तक इसको काउंट होता है। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गलत चुनना था, तो डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है डिजिटल संकेतों को समवर्ती यानी कि कॉनकरेंट लैंग्वेज यानी कि संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? जो डिजिटल को कॉनकरेंट में कन्वर्ट करता है इसको ही हम बोलते हैं मॉडेम। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो यूएसबी पोर्ट या वाईफाई वाईफाई तो मतलब नेट यूज़ करने के लिए करते हैं, मॉडेम के द्वारा हम इनको चेंज करते हैं। बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो ये लगभग 60 to 100 पर मिनट तक ये धड़कता है। 1 मिनट में यानी कि 60 मिनट तक ये धड़कता है। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको हार्ट बीट कहते हैं। ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो जो सबसे ज़्यादा खेती होती है भारत में ये होती है राइस यानी कि चावल की। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गेहूं आपको नहीं लगाना है, कई बार आप गलत लगा देते हैं। गेहूं नहीं है, जो सबसे ज़्यादा खेती होती है वो होती है राइस की। यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है सोया प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में होती है सोयाबीन और फिर गेहूं। मध्य प्रदेश में गेहूं और सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। वहीं बात करें भारत में, तो भारत में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और इसके बारे में हम बात करें, यदि बात हो रही है सबसे ज़्यादा उपज वाली की, तो उपज सबसे ज़्यादा होगी गेहूं की। और जो फसल की जाती है, खेती की जाती है, वो की जाती है चावल की। तो चावल कहाँ कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब में उगाया जाता है। वहीं गेहूं के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, यहाँ पर गेहूं की खेती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू जो आरआरबी एनटीपीसी ने इसका दिया था, चावल दिया था, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो इसने अतुल डोलिया ने जो महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो गंगा होती है, ताप्ती भी होती है। वहीं बात करें जमुना की, तो यमुना या जमुना इसको नाम दिया जाता है। यमुना जो है एक गंगा की सहायक नदी है, यानी कि गंगा में जाकर मिल जाती है और ये समुद्र में डायरेक्टली प्रवाहित नहीं होती है और ये काफ़ी लंबी है। तो सबसे लंबी नदी है ये जमुना, जो कि समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये जो गंगा है और कावेरी है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, और वहीं ताप्ती के बारे में बात करें तो ये जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली ये रिवर है और ये अरेबियन सी में यानी कि अरब सागर में जाकर गिर जाती है। वहीं जमुना ये हो गई सहायक नदी गंगा की, जमुना है सहायक नदी गंगा की। बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, एंजली एला मेनन ये कौन है? तो ये एक भारतीय महिला कलाकार हैं, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, रिबू साइखोवा, नामेरी, औरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? तो ये सभी हैं असम राज्य में स्थित। ये फेमस नेशनल पार्क हैं, ये असम राज्य में स्थित है। वहीं असम में बात करें तो काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये भी असम में हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है। काजीरंगा के बारे में बात करें तो एक सींग वाले गेंडे के लिए ये फेमस है और यहीं पर भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी देखा गया है। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन ऑप्शन से देखें तो राजस्थान में ये शुरू हुआ था। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जो चिपको आंदोलन है एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड, जो उस टाइम पर उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, उसमें किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के जो ठेकेदार हुआ करते थे उनके द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। वहीं यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में, कहाँ पर? चमोली, चमोली जिले में 1970 में प्रारंभ हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था? इसका नेतृत्व ये कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, इसको चिपको आंदोलन के ये व्यवहारिक पक्ष में थे। वहीं बात करें जो चिपको आंदोलन जो हुआ था इसका प्रभाव कहाँ कहाँ तक पहुंचा था? 1980 के दौरान इंदिरा गांधी ने इस पर रोक लगा दी थी कटाई पर, कितने वर्ष के लिए? 15 वर्षों के लिए। और ये आंदोलन बिहार में चला था, पश्चिम में राजस्थान में, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटका और मध्य भारत में विंध्य तक फैल गया था। तो इन जगहों पर यह हुआ था और उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के अलावा यह आंदोलन पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वतमाला में वृक्षों की कटाई को रोकने में सफल रहा था। तो ये था चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, जिसमें कि क्या होता था, पेड़ से लोग चिपक जाते थे और उसको काटने नहीं देते। और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दी। तो ये आपको याद रखना है। ए है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? तो ये कहाँ पर है मसाई मारा नेशनल रिजर्व? ये है केन्या में स्थित। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये जो मसाई मारा है ये केन्या और तंजानिया के सीमा पर स्थित है और जो मारा नदी है इसके बीच से होकर गुजरती है, तो इसलिए इसको मसाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। वहीं हम केन्या के बारे में बात करें तो जो केन्या है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है नैरोबी, नैरोबी इसकी है कैपिटल। बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1998 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो इसको कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपने ये मूवी देखी होगी जो पोखरण बनी थी जिसमें कि जॉन अब्राहम एक हीरो का रोल अदा करते हैं। तो ये बनी थी पोखरण पर ही आधारित। 1998 में जो भारत का न्यूक्लियर परीक्षण हुआ था उसको कोड नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो
जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये तीनों ही हैं। जो C++ है ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत 2015 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो सबसे साफ शहर है मैसूर। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद से लगातार इंदौर भारत का सबसे साफ शहर की गिनती में आता है नंबर 1 पर। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो 2015 में सर्वेक्षण हुआ था मैसूर उसमें टॉप किया था। डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो जो एंटीबायोटिक्स इसमें दी जाती हैं बैक्टीरिया के संक्रमण के लिए, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, स्वदेशी क्या है? स्वदेशी मीन्स भारत में निर्मित हो और वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई हो, तो इसको कहा जाता है स्वदेशी। यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक यानी कि मिका किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बिहार में। मिका जो पाया जाता है बिहार में पाया जाता है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जो मिका है एक अधातु खनिज है, इसको भी आपको याद रखना है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि यह जलता नहीं है। साथ ही में जो मिका है इसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ भी मिले रहते हैं। तो इनको आपको याद रखना है, बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपिक टेपक्रेब। सेपिक टेपक्रेब क्या है? तो ये एक बर्ड है जिसमें वॉलीबॉल को किक मारना इसको कहा जाता है सेपक टेक्रो। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिक ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो जो MS स्वामीनाथन हैं ये भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जो MS स्वामीनाथन हैं ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और वहीं बात करें नॉर्मन बोरलॉग, कौन? नॉर्मन बोरलॉग, ये वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं श्वेत क्रांति, आज ही हमने डिस्कस किया है। इसमें जो हम वीकली करंट अफेयर्स होते हैं उसमें डिस्कस किया है। जो नेशनल मिल्क डे मनाया गया है 26 नवंबर को, इनकी याद में जो कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन? वर्गीस कुरियन। ये श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं भारत में। और इन्हीं के याद में नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे जो कि कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। वहीं बात करें वर्ल्ड वर्ल्ड मिल्क डे, ये कब मनाया जाता है? 1 जून ये मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और वहीं लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।